हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमारे आपका चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आप हमारे से जुड़े रहने के लिए वैरायटी एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आज का मुद्दा हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या लाए हैं। तो आज हम लोग लाए हैं आपका 25 टॉप 25 फिजिक्स का एमसीक्यू है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एडीओ, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम। सुबह का मेरा जो हिंदू का क्लास था, उसमें मैं बताया था कि बिहार दरोगा जो अभी बिहार एसआई का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि चलती बस से अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, क्यों? तो क्यों, इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्व बल के कारण, घर्षण बल के कारण, जड़त्व के कारण या संवेग संरक्षण के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, जैसे हमारा डेली का ये है कि कोई भी हम एमसीक्यू ला रहे हैं तो उसका क्या करवा रहे हैं, थोड़ा सा फुल विश्लेषण करवा दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये नहीं कि मैं बस क्वेश्चन लाया, आपका ऑप्शन बताते गया और मतलब ये मेरा क्लास का यही मोटिव नहीं है। ठीक है, ये मेरा मोटिव ये है कि आप जिस क्वेश्चन या आंसर के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी आप प्राप्त कर लें, ताकि आने वाले और जो क्वेश्चन में है वो आपको मतलब अधिक से अधिक आपको मदद कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलते हैं कि यहाँ पे जड़त्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जड़त्व क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु में मतलब इसकी जो वस्तु है, इसकी जो प्रेजेंट जो अवस्था है, मतलब वर्तमान अवस्था है, जो कैसा है, या तो ये मतलब स्थिर हो, या क्या हो, मतलब कोई एक समान गति से ये मतलब गति कर रहा हो, चल रहा हो। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कोई बाहरी फोर्स मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है ये, ठीक है, मैं इस पे दबाव दे दिया, तो इससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये इसमें परिवर्तन आएगा कुछ, तो इसी का जो विरोध करेगा ना, वो क्या कहलाएगा गति में जो परिवर्तन का विरोध करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। और ये जड़त्व जो है वो कहाँ से आया है? न्यूटन का प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा निकला है। तो न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है, मतलब प्रथम नियम जो है, क्या कहलाता है कि जब कोई वस्तु पर जो स्थिर या मतलब कोई गति अवस्था में, जब तक उस पर कोई वो बल नहीं लगाएंगे, बाहरी बल नहीं लगाएंगे और उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो तब तक वो वस्तु क्या रहेगा? स्थिर रहेगा या गतिमान रहेगा। तो यही है न्यूटन का पहला नियम। अब आपको जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल से, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारी ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि क्या कर सके वो, मतलब जो भारी जो हमारा होता है ना ट्रक, उसका क्या करते हैं कि टायर को चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, ए में है कि गति के बढ़ने के कारण, या आपका दाब कम होता है, या आप आपका क्या होता है, घर्षण घटे या भार बढ़े। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दाब कम होने का। आंसर क्या हो जाएगा? दाब कम हो। अब थोड़ा सा दाब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जानकारी प्राप्त करते हैं दाब के बारे में। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर को क्या बोलते हैं? मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ये सतह है, ठीक है, सतह पे क्या होगा कि हम इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स डालें। तो इसमें परपेंडिकुलर जब फोर्स डालते हैं, तो उस मतलब जो ये एरिया है, सरफेस है, उस पर क्या होता है कि मतलब इस सतह पे अगर बल लगा है, ठीक है, यहाँ पे जो जितना सरफेस पर ये बल लगा, तो उस एरिया से मतलब इसको डिवाइड करने पे जो बल लगाए हैं, उसको डिवाइड करने पर जो हमारा राशि प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है क्या? प्रेशर कहा जाता है। तो इसलिए प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाए? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा आपका एरिया। एफ मतलब फोर्स हो गया और ए मतलब एरिया हो गया। तो इसका एक ऐसा ही मात्रक भी होता है। ये हम लोग पूरे जब फिजिक्स का, जब साइंस का हम लोग क्लास लाएंगे, तो उसमें जानेंगे कि क्या होता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे।
तो एसआई मात्रक क्या हुआ इसका? इसका होता है एसआई मात्रक पास्कल होता है। समझे? अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे ही मतलब एरिया एरिया पर देखिए, एरिया जब घटेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब कम एरिया पर अधिक दाब जब लगाएँगे तो कम एरिया रहेगा तो दाब कितना लगेगा? अधिक लगेगा। गहराई अगर ज़्यादा रहेगा तो उस पे भी दाब क्या रहेगा? ज़्यादा लगेगा। क्यों? ये सिर्फ़ क्या होगा? द्रव में ही काम करेगा। मतलब आपका तरल में ही काम करेगा। हाइट जब ऊँचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है कि हमारा दाब कम हो जाता है। इसीलिए ना बोला जाता है कि वायुमंडल पहाड़ों पर खाना मतलब जो दाल जो पकता है, कि देरी से खाना क्यों पकता है? तो वायुमंडलीय दाब हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जब यहाँ पे कि हमारा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि ताप का कम होना, दाब का कम होना, क्वथनांक बढ़ जाना या ऊष्मा कम लगती है। तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों को हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। तो थोड़ा-सा ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले क्या जानेंगे हम लोग कि बॉइलिंग किसे कहते हैं? मतलब क्वथनांक किसको कहते हैं? मतलब उबलना किसको कहते हैं? बॉइलिंग मतलब होता है। तो जब कोई मान लिया जाए कि पानी है या कोई द्रव है, पानी द्रव मतलब जो भी हो उसका उसको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है? ये मैं आग लगाया इस पे और पानी को गर्म किया, तो पानी जब गर्म कर जाता है, तो एक निश्चित तापमान आएगा, टेम्परेचर। जब एक निश्चित टेम्परेचर पर जब ये गर्म होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, देखते होंगे कि पानी में बुलबुला जैसा निकलने लगता है, बुलबुला होने लगता है। तो बुलबुला बनाते हुए क्या करेगा ये जब गैस का निर्माण करेगा जो मतलब वेपराइजेशन करने लगेगा जब वाष्प में बदलने लगेगा वो तो क्या हो जाएगा उसी को कहेंगे बॉइलिंग। और जिस मतलब टेम्परेचर पर ये जब द्रव जो है वाष्प में या गैस में जब बदल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। आप लोग नोट करते चलिएगा बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग का पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग जो है किस पर निर्भर करेगा प्रेशर पर निर्भर करता है। जितना हाइट हाइट पर अगर पानी को पानी का जो उबलना जो होता है ना वो कम हो जाता है। इसीलिए पीछे हम लोग जो पढ़े थे जो हम लोग का पीछे का क्वेश्चन था कि दाब के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पे ऊंचाई पे कम हो जाता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आकाश जो है जो स्काई है हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि परिवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण विवर्तन के कारण या रेले प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे क्या है हमारा जो आंसर हो जाएगा रेले प्रकीर्णन हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ते हैं कि ये मतलब घटना होती किस प्रकार की है किससे होती है कि प्रक्रिया इसका क्या है ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सीधा मतलब सरल लैंग्वेज में जानेंगे कि क्या होता है कि जब सन जो होता है ना सन में से तो बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं। तो इसका जो लाइट जो होता है जो व्हाइट लाइट होता है जो श्वेत प्रकाश होता है जब पृथ्वी के मतलब पृथ्वी में जब आता है तो उसके वायुमंडल में आता है ना पृथ्वी के वायुमंडल में तो क्या हो जाता है वो जो रंग होता है वो फैल जाता है बहुत सारे रंगों में। और फैल कर क्या करता है कि वायुमंडल में मौजूद जो होता है गैस होता है जैसे हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन भी होता है। तो इसके साथ ये क्या करता है मौजूद गैस जो होते हैं उसके अणु जो होते हैं ना जो कम जैसे वेवलेंथ वाले जो प्रकाश होते हैं उनके साथ वो क्या करता है कि अधिक मतलब आपका क्या करने लगता है प्रकीर्णन कर लेता है। जिससे क्या होता है हमारे आँख जो होता है ना आँख में इसमें प्रकीर्णन करता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंगनी का और नीला का जो हमारा जो वेवलेंथ होता है वो हमारा अधिक होता है और आपका लाल रंग का सबसे कम होता है। तो इसके कारण क्या हो गया कि बैंगनी तो बैंगनी इसलिए भी नहीं दिखाई देता है ना देखिए जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि बैंगनी दिखाई देना चाहिए था। तो बैंगनी के पीछे इसके पीछे कारण है कि जब वो हमारी परतों से गुजरता है वायुमंडल परतों से तो वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाते हैं कौन बैंगनी। जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे चारों ओर जो होता है बिखराव ज़्यादा
हो जाता है बैगनी का, और नीला प्रकाश जो होता है ना, जो बचता है वो नीला प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो इस कारण ही नीला दिखाई देता है। तो ये रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। और एक चीज़ और आप लोग जानते हो कि VVGO जो होता है आपका, जो ये हो गया वायलेट जिसको बैंगनी कहते हैं, इंडिगो आपका, और ये हो गया जिसको जामुनी बोलते हैं, ब्लू हो गया जिसको नीला बोलते हैं, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, और आपका ऑरेंज हो गया, और यहाँ पे रेड हो गया। तो इसका वेवलेंथ इस तरह से होता है, ठीक है। वेवलेंथ जो हो गया आपका, सबसे अधिक किसका वेवलेंथ होगा आपका, नीला जो बैगनी का जो प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, समझे। तो इस कारण आपका ये आपका वेवलेंथ इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, आपका 4th नंबर से आएंगे, 5th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों? उसका द्रव्यमान कम होने से, उसका आयतन कम होने से, उसका घनत्व कम होने से, वो ठंडी होती है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या ना, कि आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या होता है हमारा आंसर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर देखिए आप लोग बताइए, आगे बढ़िए, आंसर बताइए आप लोग। हम लोग जो 4 का क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा कि उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो घनत्व होता है क्या, घनत्व किसको बोलेंगे, तो जब कोई पदार्थ जो होता है, पदार्थ का जो यूनिट वॉल्यूम जो होता है, उसमें जो भी मास प्रेजेंट रहता है ना, उसी को घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हो गया आपका इकाई, मतलब इकाई आयतन में जो होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास आपका प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका घनत्व। ऐसे तो आपको लिखाने के लिए लिखा, मतलब बोल सकते हैं किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तौर से मान लीजिए कि इकाई यूनिट है, इसमें उपस्थित मास को क्या कहेंगे, ये इसको क्या कहला जाएगा, ये डेंसिटी कहला जाएगा। तो डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास अपॉन मास वाई आपका आयतन हो जाएगा, आपका द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक इसका भी होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये आपको आप लोग लिखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें और भी जानते हैं कि एक चीज और देखते हैं इसमें, कि पानी का जो घनत्व होता है ना, वो 4 डिग्री से, देखिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कितना जाने थे, 100 डिग्री सेल्सियस इनको है, और ये घनत्व कितना पे जाने, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी के बारे में पूरा डिटेल जान रहे हैं आगे जाते जाते। और तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ही वो पानी पर तैरता है। और यहाँ पे बर्फ का भी घनत्व क्या हो गया, पानी से कम होगा, जिसके कारण वो तैर रहा है। तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि जैसे ये क्या होता है, एक तरह से ये क्या हो गया कि मास पर डिपेंड है गया। मास अगर अधिक होगा तो डेंसिटी भी अधिक होगा, अगर आपका मास कम होगा तो डेंसिटी भी आपका कम होगा। तो हमारा एक और आता है कि मतलब आपका आयरन रड भी देखते होंगे ना, आयरन रड जो क्या होता है, डूब जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है, और पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए भी ये डूब जाता है। और लकड़ी लकड़ी जो है तर जाता है। लकड़ी क्यों तरता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेल की पटरियां, 6 नंबर क्वेश्चन करता है, रेल की पटरियां जो होती है आपका क्या है, के बीच में गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपन कम होने के लिए, शोर कम होने के लिए, घर्षण बढ़ने के लिए, तापीय प्रसार घटने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा तापीय प्रसार से टूटने से बचने के लिए। अब ये थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, तापीय प्रसार किसे कहते हैं। तो तापीय प्रसार, मान लिया जाए कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसको हम लोग गर्म किए, गर्म करने पर भाई कोई भी पदार्थ में अगर हम उसमें गर्म देंगे तो उसमें निश्चित है कि अगर गर्म से वो या तो वो बढ़ेगा, यानी आकार में परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, या क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे ना, कि तापीय प्रसार हुआ, माने ताप का प्रसार हो गया। अब इसमें कारण क्या होता है तापीय प्रसार के, क्या होता है ना, जब अणु मतलब कण रहता है,
जो आपका कण में क्या होता है, कणों के बीच क्या होता है, जो कणों की मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा एक होता है, ऊर्जा जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें एक और हम लोग सिंपल जान लेते हैं अभी कि गतिज ऊर्जा जो होती है तो वो क्या होता है, अधिक हो जाती है जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर अधिक देने पर क्या हो जाता है, कण का जो गतिज ऊर्जा है अधिक हो जाता है। टेम्परेचर दिए, ठीक है, कण का आपका गतिज ऊर्जा अधिक हो गया, काइनेटिक ऊर्जा आपका अधिक हो गया। अब इससे क्या हो गया कि कणों के बीच की दूरी भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रसार हो रहा है, उसमें दिया जा रहा है, इसमें गतिज ऊर्जा हो रहा है, तो कणों के बीच की दूरी भी बढ़ेगा, जिससे होगा कि पदार्थ का आकार भी बढ़ेगा। इसी कारण हो जाता है आपका तापीय प्रसार। तो तापीय प्रसार से टूटने को बचने के लिए ही रेलों की पटरियों को गैप छोड़ा जाता है। ये 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। पहला रेखीय प्रसार होता है। रेखीय प्रसार में क्या होता है, आपका लंबाई बढ़ती है। और ये क्या होता है, रेलवे पटरी। तो ये कैसा प्रसार हो गया, अब इसमें भी पूछ देगा कि कैसा प्रसार है, तो ये रेखीय प्रसार है। रेखीय प्रसार, क्योंकि इसमें क्या है, लंबाई बढ़ाया है, लंबाई बढ़ जाता है, इसीलिए इसका गैप छोड़ा जाता है। अब दूसरा कौन सा है, क्षेत्रीय प्रसार। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है धातु की जब चादर जब फैलता है ना, फैलाव हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। एक और होता है आयतन में प्रसार। आयतन में प्रसार, तो इसमें क्या होता है, आयतन में वृद्धि हो जाता है। आयतन कब बढ़ने से मतलब क्या है, इसका उदाहरण कौन सा होगा, तो थर्मामीटर जब हम लोग जो आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पारा वाला जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर, तो उसमें क्या होता है कि थर्मामीटर में पारा जो होता है फैलने लगता है। वो भी किस कारण होता है, तो तापीय प्रसार के कारण होता है। वो कौन सा तापीय प्रसार होता है, आयतन तापीय प्रसार होता है। तो आपको बहुत मतलब मेरी तरफ से अधिक कोशिश किया जा रहा है कि आपको कोई भी ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आए, मैं इसमें आपको 25 क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम इससे 500 1000 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन चलता है। तो क्या कहता है ये, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, क्यों? ध्वनि के लिए क्या होता है, माध्यम की जो होता है ना, आपका ध्वनि में नहीं होता है क्या, मतलब ध्वनि निर्वात में नहीं चलते, ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। पहले तो ध्वनि जो होता है क्या होता है, माध्यम की इसके मतलब जरूरी होता है। और ये जो आपका साउंड जो होता है ना, क्या एक ऊर्जा होता है। तो ये उत्पन्न कैसे होता है, मान लिया जाए कि किसी चीज में कंपन आया, तो उससे और मतलब माध्यम के जो कण होते हैं ना, दोलन करते हैं। कोई भी माध्यम है, मान लिया जाए, माध्यम मतलब समझो मीडियम, जिससे ये चल सकता है, तो उसके कणों का मतलब दोलने से क्या होता है ना, मतलब दोलता रहता है, जिसके द्वारा ये ध्वनि क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साउंड का जो परिभाषा होगा कि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन से उत्पन्न होता है, और माध्यम के कणों के दोलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इसके लिए माध्यम कैसे, तो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ये माध्यम से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका माध्यम नहीं होता है, किसमें, निर्वात में माध्यम नहीं होता है। आवृत्ति इससे कोई मतलब नहीं, इसमें माध्यम नहीं होता है निर्वात में। इसी कारण क्या होता है, आपका ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, क्योंकि इसका माध्यम ही नहीं होता है निर्वात में, निर्वात इसका माध्यम नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसका आंसर बताइए। क्योंकि वास्तविक छवि बनाता है, उल्टी छवि बनाता है, बड़ी आभासी छवि बनाता है, छोटी छवि बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा और आभासी छवि बनाता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है कि इसमें आभासी भी बनाता है और सीधा बनाता है, ठीक है, सीधा और तथा बड़ा बनाता है, बड़ी आभासी छवि बनाता है। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या, इसकी जो प्रवर्तक सतह जो होता है ना, अंदर की ओर मुड़ी होती है, अंदर की ओर मुड़ी हुई है, ठीक है, ये हो गया अंदर की ओर मुड़ी हुई।
समझे? नहीं समझे? ये जैसे हो गया आपका, ठीक है, तो अंदर की ओर मुड़ी हुई है, तो ये अवतल दर्पण का ये होता है। और इसमें ये अवतल दर्पण को और कहाँ उपयोग किया जाता है, तो डेंटल जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक डॉक्टर, वो भी यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, आपका हेडलाइट में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं, आपका सेविंग मिरर तो आपको दाढ़ी बनाने के लिए किया ही जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि बिजली के तार गर्मियों में ढीली क्यों हो जाता है? अभी ही पढ़े हम लोग, क्यों हो जाएगा इसका? बिजली का तार का मतलब ढीले पड़ जाने का कारण क्या हो जाएगा? ए में क्या है? संकुचन है, ठीक है, बी गलनांक है, सी तापीय प्रसार है, डी विकिरण है। बताइए कि अभी तुरंत पढ़े, तो अभी तुरंत पढ़े हैं ना हम लोग, सी हो जाएगा तापीय प्रसार। तापीय प्रसार के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पानी में डूबी हुई बस्ती हल्की प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि उत्प्लवन बल लगता है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, उत्प्लवन बल मतलब ऐसा क्यों प्रतीत होता है? भार घटने से कोई मतलब ही नहीं है, द्रव्यमान से घटने से, कोई घनत्व बदलने से कोई मतलब ही नहीं है कि डूबी हुई बस्ती हल्की प्रतीत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है? उत्प्लवन बल लगता है। तो थोड़ा सा वायुंट फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो उत्प्लवन बल किसे कहते हैं? तो क्या सिंपल ये जानिए ना कि जब कोई मतलब वस्तु रहेगा ना, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे आपका पानी है, ठीक है, पानी में हम लोग उसको डालें, पानी में हम कोई वस्तु को पूरा डाल दें या थोड़ा सा डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है ना द्रव, मान लीजिए पानी जो है, इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स जो होगा जो कैसा, किस तरह का लगाएगा? मान लीजिए वो ऐसे डाला हुआ है, तो इसके ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो इसी मतलब यही जो फोर्स लगा रहा है ना, इसी फोर्स को क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल यानी बायोन फोर्स कहेंगे। सिंपल है, सिंपल। अब जान सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई द्रव है, उसमें कोई वस्तु डाला गया, नीचे से उस पर जो फोर्स लगाया गया, उसी को बोला जाएगा बायोन फोर्स, ठीक है, उत्प्लावन बल। अब इससे क्या होता है, इससे इसी के कारण क्या होता है, आपका जहाज जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, देखे होंगे आप, और गुब्बारा भी जो है ऊपर उड़ता है। और एक चीज और होता है कि मान लिया जाए कि जितना वायुंट फोर्स जो है वो किसका बराबर होगा, जितना भी मान लिया जाए कि हमारा वस्तु के द्वारा जो विस्थापित किया गया द्रव है, मतलब पानी है, तो उसके भार के बराबर होगा कौन? वायुंट फोर्स। ये किसने सिद्धांत दिया था? तो आर्किमिडीज जो है ना, आर्किमिडीज जो है उनके द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है, तो इसलिए इसको आर्किमिडीज का ही सिद्धांत कहा जाता है, उदाहरण माना जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत का। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं 11 नंबर पे कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है क्योंकि? द्रव्यमान का कम हो जाना। देखिए द्रव्यमान तो एक निश्चित रहता है, द्रव्यमान कभी कम नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। गुरुत्वीय त्वरण यही होगा, बी का गुरुत्वीय त्वरण। वायुमंडल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, दूरी अधिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? चंद्रमा पर कम होता है। इसके कारण ही होता है क्या आपको मतलब आपका वहाँ भार कम होता है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, इसको स्मॉल जी से आपको डिनोट किया जाता है। तो थोड़ा सा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग भी जान लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे बोलते हैं। अब आते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, मान लिया जाए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी के कारण होता है कि कोई वस्तु जो होगा, मान लिया यहाँ पे वस्तु रख दिया गया, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। उसी को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। किसी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जिसमें उत्पन्न हो, मान लिया जाए कि त्वरण उत्पन्न हो गया कोई, तो क्या बोला जाएगा उसको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। तो इसको किससे दर्शाया जाता है? छोटा जी से दर्शाया जाता है। और जी का मान कितना हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसकी दिशा क्या हो जाता है, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? ये पृथ्वी की केंद्र की ओर झुका हुआ रहता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है जी। अब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक और आपका कंसेप्ट है कि मान लिया जाए कि गुरुत्व त्वरण को हम कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
कहाँ कम होगा? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ पे कम हो जाएगा आपका, ये कम हो जाएगा आपका हाइट पे जो होता है। हाइट जब अधिक होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, और गहराई अधिक होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होगा। अब क्या होता है कि पोल पर जो होता है, ध्रुव पर होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्रुव पर ज़्यादा होगा, और आपका भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये एक चीज़ और है कि मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है, वस्तु के मास के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि मान लिया जाए कि मास तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर भी सेम ही रहता है। मास में तो कोई नहीं होता है ना, मास तो जितना रहेगा उतना ही, वजन सिर्फ घटता-बढ़ता है वहाँ पे भी। मान लिया जाए कि यहाँ पे 60 किलो का है, मान लीजिए 6 किलो का है तो वहाँ 60 किलो दिखाई देगा, ठीक है? तो हमारा वेट का एक फ़ॉर्मूला होता है कि वेट इज़ इक्वल टू होता है मास इंटू आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या होता है कि चंद्रमा पर तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, तो कम होने से आपका क्या हो जाएगा, मास आपका बढ़े या ना बढ़े उससे उसको कोई फ़र्क नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि? क्योंकि प्रवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है ना कि क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे जो होगा ना कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि सॉरी, मेरा थोड़ा-सा आवाज़ चला गया था। आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा इसका आंसर? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है? हमारा तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो क्या होता है कि तारा जो स्टार जो होता है ना, स्टार आपका बहुत दूर है, ठीक है? तो ये हमको क्या दिखाई देता है? एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, मतलब ये पॉइंट की तरह दिखाई देता है। अब इसमें क्या हो गया कि ये पॉइंट की तरह जो दिखता है ना, तो ये पॉइंट जो होता है की तरह दिखता है, क्यों? पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल हुआ है, जो मतलब मतलब एक समान घनत्व डेंसिटी जो हम लोग पढ़े थे, एक समान घनत्व वाले परतों से नहीं बने हुए है, कहीं असमान घनत्व वाले परतों से बनी हुई। और जब तारा का जो प्रकाश जो मान लिया जाए कि स्टार का जो लाइट पड़ता है हम लोग को, तो यहाँ से इसके सारी परतों से, वायुमंडल के सारी परतों से गुजरना पड़ता है। तो ये गुजरते समय क्या होता है ना कि जब ये मान लिया जाए कि लाइट इसका पड़ा, तो इसमें क्या हो गया, स्थिति बार-बार इसका अपवर्तन बदलता है। मान लिया जाए कि तारे का स्थिति बदला, फिर चमक बदला, तो इसी के कारण क्या होगा, इसमें होता है लगातार परिवर्तन आते हैं। मान लिया ऐसे आ गया, वैसे आ गया, ठीक है? यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, मतलब इस परत में कुछ, इस परत में कुछ, इस परत में कुछ, तो अलग-अलग परतों में मतलब अलग-अलग स्थिति और चमक बनाए रहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। इसीलिए हम लोग को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? तो यहाँ पे तारा का क्या हो जाएगा, परतों का असमान घनत्व के कारण ही हम लोग का, तो यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हम लोग का तारे मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद हो गया होगा, और आप याद रखिएगा, क्योंकि किसी को भी आप बताने के लिए भी अच्छे मतलब घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि तारा टिमटिमाता क्यों है। और आपके क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं इससे से, और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर में, पंखा चलने पर पर कमरा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आ गया कि हम लोग अधिकतर लोग सोचते होंगे कि पंखा चला, ताप कम हो गया, टेम्परेचर कम कर दिया, इसलिए हम लोग को ठंडा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, बाष्पीकरण को, वेपराइजेशन को बढ़ा देता है, इसी कारण, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया बी, इसी कारण इसमें ठंडा लगने लगता है। तो इसका भी क्या होता है, जब पंखा चलता है ना, तो पंखा मान लिया जाए कि जो रूम होता है, मान लिया जाए रूम का टेम्परेचर क्या कर देता है, कम नहीं करता है इसमें। ये सिर्फ हमको महसूस होता है कि ठंडा लग रहा है। इसका कारण क्या हुआ कि ये क्या कर दिया कि जैसे ही पंखा को हम तेजी से, मतलब ये तेजी से चलने लगा, तो हमारा जो वेपराइजेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या हो गया कि जब बाष्पीकरण जब बढ़ जाएगा,
तो जो हमारा पसीना होता है, यानी उसको उष्मा कहेंगे शरीर का, तो ये क्या करता है, बाष्पीकरण के समय ये क्या करता है, उष्मा को शरीर से मतलब बाहर कर देता है। माने हमारे शरीर से बाहर लेके उस बाष्पीकरण वेपराइज कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ पे ठंडा ठंडा लगने लगा। इसी कारण हम लोग का क्या हो जाता है, ठंडा लगता है। तो इसी ये क्या हो गया, पंखा चलने पर कमरा ठंडा लगता है, क्योंकि बाष्पीकरण बढ़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे आशा है। ठीक है, आप लोग जैसा भी आप लोग को लगता है तो प्लीज हमारे जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा आपको लग रहा है, और आपको मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए जो ताकि आपके लिए और बेनिफिट हो जाए। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बल्ब का फिलामेंट जो किससे बना होता है, टंगस्टन का होता है। क्यों क्यों ऐसा बनाया जाता है? क्योंकि वो सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका घनत्व कम है। ये घनत्व ही इसका जो आपका कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब उसका घनत्व से क्या लेना देना है इसमें। और ये उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, ये कारण हो सकता है। यानी गलता नहीं है, मतलब गलनांक बहुत अधिक होता है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, आपका सी नंबर हो गया। अब यहाँ पे बताते हैं कि थोड़ा सा आपका गलनांक मतलब आपका क्या इसको बोले जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गलनांक में क्या होता है, जब ठोस से द्रव में बदल जाए तो उसे गलना कहेंगे। और वही जो मान लिया जाए कि जिस पॉइंट पे जब गलना शुरू हो जाए तो उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बर्फ का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना आपका, सॉरी, आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हम लोग। आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति के संचार के लिए क्या किया जाता है, उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, ताकि क्या होगा, धारा बढ़े नहीं, इससे कुछ नहीं, शक्ति बढ़े नहीं, ये ऊर्जा हानि कम हो। इसीलिए क्या कहा जाता है कि विद्युत शक्ति के संचार में आपका लंबी दूरी में उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, ताकि ऊर्जा का कम हानि हो और हम लोग तक बिजली पहुंच सके। तो इसमें क्या हो जाएगा ना आपका, हम लोग थोड़ा-सा इसमें हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। किसके? या वोल्टेज का नाम है तो वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि जब मान लिया जाए कोई विद्युत परिपथ है, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, उसमें करंट सर्किट में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, 2 पॉइंट मान लो, 2 बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर को ही क्या कहें, मतलब 2 पॉइंट है, उसमें जो विद्युत विभव है, ठीक है? उसमें जो अंतर आता है ना, उसी को वोल्टेज कहते हैं। और इसे विद्युत दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत दाब भी कहा जाता है। अब यहाँ के क्या हो गया कि एसआई मात्रक इसको जानते हैं तो वोल्ट होता है, और वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन आपका कूलम्ब होता है, जिसको आवेश कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में दिन दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंडा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे फिर से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कि रेगिस्तान में क्यों ऐसा होता है। तो रेगिस्तान में जो होता है ना, हमारा जो यहाँ पे आंसर तो पहले हम लोग बता दें। आंसर होता है रेत की विशिष्ट उष्मा। कौन सा होता है? रेत की विशिष्ट उष्मा का कम होने से। अब ये जानेंगे कि हम लोग स्पेसिफिक हीट जिसको बोलते हैं, वो कहते किसको हैं। तो जब कोई मान लिया जाए कि पदार्थ है, इसके 1 किलोग्राम मान लिया जाए, कोई पदार्थ को 1 किलोग्राम लिया जाएगा, उसमें जो 1 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान को लेकर क्या कहते हैं, जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कोई पदार्थ है, मान लिया जाए 1 किलो पदार्थ है, 1 किलो पदार्थ लिए, मतलब ये हो गया इसका मास, द्रव्यमान हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि तापमान मतलब टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस या इसको 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग हीट की जरूरत जो पड़ेगा ना, हीट की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अब क्या हो जाएगा कि इसी को कहा कहेंगे आपका विशिष्ट उष्मा। याद रखिएगा, आपको मैं सिंपल कंसेप्ट में बताते जा रहा हूँ, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। अब क्या होगा कि लोहा में जो होता है ना, लोहा का सबसे विशिष्ट उष्मा कम होता है, ये बहुत मतलब कम होता है विशिष्ट उष्मा इसका।
और पानी का जो होता है ना सबसे अधिक होता है यहाँ पे 4200 जूल प्रति केजी केल्विन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इको इको यानी गूंज सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है आपका 17 मीटर। अब थोड़ा सा इको के बारे में जानेंगे। इको मतलब कैसे? मान लिया कि इसको प्रतिध्वनि भी कहते हैं, इको गूंज या प्रतिध्वनि भी कहते हैं। क्या होता है कि जब ध्वनि तरंग मान लिया कि कोई कठोर सतह से मान लिया कि हम लोग बोलें, ठीक है, या साउंड दिए मान लिया जाए, गाना बजाएं, वहां पे कोई ये ध्वनि का जाके दीवार से टकराया। अब दीवार से टकरा के हमारे कुछ समय बाद मतलब कुछ तो टाइम लगता होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि गया और मतलब हम लोग तुरंत सुन लेते हैं, कुछ तो होता होगा, कुछ समय तो लगता होगा। तो यहाँ पे समय भी दिया हुआ है कि 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो इतने सेकंड में जब वापस आ जाता है और कानों से हमको फिर से दोबारा वही चीज सुनाई देता है, तो उसी को बोलते हैं इको बोलते हैं, यानी गूंज बोलते हैं। दोबारा सुनाई देता है। इसका जो होता है ना कि ये क्या करता है कि जो मूल ध्वनि जो रहता है और प्रवर्तित ध्वनि के बीच का जो अंतर हम लोग बताए अभी कितना 0.1 सेकंड का समय लेता है और दूरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम कम से कम 17 मीटर तक ध्वनि और प्रवर्तक के बीच। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इको का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका सोनार में किया जाता है। सोनार जो कि किसके लिए होता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो चमगादड़ करता है। चमगादड़ जो होता है ना, वो अपनी दिशा को पहचानने के लिए, मतलब उसके आंख नहीं होते हैं, सिर्फ वो इको सुन देख कर ही वो चलते हैं। और ये मतलब इको कहाँ मिलता है? इसका उदाहरण कहाँ हो सकता है? हम देख सकते हैं तो पहाड़ों में हो सकता है, माउंटेन का गूंजना। जैसे हम लोग जाके पहाड़ों पे चिल्लाएंगे ना तो गूंज गूंज आवाज आती है। अब वापस आवाज आएगी, अब जैसे चिल्लाइएगा वापस आवाज आएगी। और खाली हॉल में अगर आप बैठ के अगर आप चिल्लाइएगा तो आप को भी ये आवाज वापस आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आपका 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पे, विद्युत क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर। तो ये होता है आपका ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर। अब ये थोड़ा-सा जानते हैं कि इसमें सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हम लोग है ये चुंबकीय क्षेत्र का, इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। क्या करता है कि जब कोई मान लिया जाए करंट है, वो जब कोई धारा वहन करने वाला चालक मतलब कोई चालक हो जाए, जो धारा को वहन करता है, मतलब लेता है, तो वो क्या करेगा कि किसी चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है। मान लिया किसी चुंबक क्षेत्र में रख दिया, ये क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस पर एक चुंबकीय फोर्स काम करता है। तो उसी को क्या करता है ना, जिससे क्या करता है, चुंबकीय फोर्स जब यहाँ पे लगेगा, मान लिया कि ये कोई मान लिया चालक है, अब यहाँ पे धारा, ये क्या किया, मान लिया जाए कि हम लोग का करंट वहन कर लिया, मतलब अपनाया। अब इस पे क्या लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया है, तो इसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगाया। तो फोर्स जब लगता है तो जिससे क्या हो गया कि ये जो है ना अब घूमने लगता है, और इसी घूमने को क्या कहा जाता है, विद्युत मोटर चलने लगता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाला चालक पर बल का कार्य करता है, क्योंकि बल लगाता है तभी ये घूमता है। तो कौन सा बल लगाता है? चुंबकीय बल कार्य करता है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है, क्यों? क्यों तैर सकती है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव के कारण। अब यहाँ पे ऐसा जो है आपका क्यों है कि मतलब पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं अब कि आपका पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव जो हमारा होता है उसके बारे में कि मान लिया कि कोई द्रव है, माने पानी हो गया, ठीक, पानी द्रव ही होता है। तो इसका सतह पर जो कोई फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा, जिसके कारण क्या हो गया कि द्रव का ये जो पानी का सतह जो है ना, पानी इतना में फैला हुआ था तो ये सिकुड़ जाए। तो जब ये सिकुड़ गया, माने सतह इसका सिकुड़ गया, तो इसमें क्या हो गया, सिकुड़ जाए या मतलब इसमें तनाव आ जाए, फैल जाए, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है कि ये झिल्ली की तरह व्यवहार करने लगता है। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? पृष्ठ तनाव कहेंगे।
तो इस किसके कारण होता है? तो मान लिया जाए कि ये पानी है, पानी के अणु जो होते हैं ना बीच में अपने ओर आकर्षण बल का कार्य करता है। तो आकर्षण जब करेगा एक दूसरे के बीच में, तो सतह के अणु कैसे होगा? नीचे की ओर आकर्षित होने लगेगा, अधिक होने लगेगा आकर्षित, और इसीलिए क्या हो गया कि ये सतह सिकुड़ने लगती है। मान लिया जाए कि ये मान लिया कि दो अणु है, ठीक है, ये पानी का अणु है। अब आपस में ये खींच रहे हैं एक दूसरे को। अब ये क्या होगा कि नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, अब नीचे की ओर आएगा तो इसलिए सतह क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा ऊपर से। ये मान लिया कि दोनों तो इधर ही आएगा ना, ये इधर ही आएगा, तो सतह कितना हो जाएगा, पहले इतना सतह था जो इतना सतह हो गया, तो इसी के कारण मतलब सतह सिकुड़ जाती है। और इसका जो मान लिया जाए कि हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में जो भी पढ़ रहे थे, तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। और इसका उदाहरण हम लोग देख ही लिए कि मतलब ये लोहे का जो सुई होता है पानी के ऊपर तैर सकता है। इसका और दूसरा उदाहरण जो है कि पानी पर जो कीट होता है ना, कीट मकोड़ा, वो भी चलता है। देखते होंगे कि मच्छर चलता है। आपका रेजर का ब्लेड होता है वो भी तैर जाता है। अब पानी का जो एक मेन और होता है, पानी का बूंद जो होता है ना, वो गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ही। ये भी याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आज हमारा क्या कह रहा है? तो रेल इंजन है उनके आगे भारी धातु की जाली क्यों लगाई जाती है? तो ये तो जाहिर सी बात है, पशु अवरोध के सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं आज का 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि से पहुंचती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से या प्रवर्तन से? देखिए, मैं जब फिजिक्स जब क्लास लूंगा ना, तो चालन, संवहन, विकिरण, प्रवर्तन सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी से, और उसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही ये आपका सब्जेक्ट वाइज मैं क्लासेस लाने वाला हूँ। और ये दरोगा में जो आपका होने वाला है, ये आपका 18 को है और एक 21 जनवरी को है। उसके लिए बहुत ही मतलब ये उपयोगी होगा, जो मैं पीछे भी आपका क्लास करवा चुका हूँ ये एमसीक्यू का। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? विकिरण होगा। क्या होगा आंसर हमारा? विकिरण होगा हम लोग का। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपका रेडिएशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। विकिरण कहते किसके हैं? तो विकिरण कहते हैं जो उष्मा का मतलब मान लिया हीट का जो वह संचरण जो किसी बिना माध्यम के जो उष्मा का मतलब संचरण कर लिया जाए ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को कहा जाता है विकिरण कहते हैं। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे निर्वात में वहाँ सौंड नहीं होता था ना, उसके लिए ठोस द्रव गैस चाहिए। इसको ये आपका निर्वात में भी ये मतलब ये चल सकता है। और इसमें क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ये संरचित होते हैं। कैसे होता है? ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपका रे की तरह ये आपका चलता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि आपका एसी धारा डीसी की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है? तो इसका क्या हो जाता है ना, उत्पादन आसान ऐसा तो कुछ नहीं है, भंडारण आसान ऐसा कुछ नहीं है, झटका नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बदला जा सकता है। इसमें क्या होता है उपयोगी इसलिए माना जाता है ना कि इसमें वोल्टेज को बदल सकते हैं। वोल्टेज किसको कहते थे? दो परिपथ जो आता था मुख्य बिंदु, उसी के बीच में जो मान लिया कि दबाव लगता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? वोल्टेज कहते थे। याद होना चाहिए, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एसी धारा और डीसी धारा के बारे में थोड़ा सा, एसी धारा को क्या बोलता है, इसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको परिवर्तित धारा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एसी में क्या होता है, दिशा मतलब डायरेक्शन एंड जो इसका मान होता है वो आपका क्या होता है, समय समय पर बदलते रहता है, और इसमें कम ऊर्जा हानि होता है इसीलिए। अब डीसी में जो होता है ना, डीसी का होता है डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दिशा क्या होता है, स्थिर रहती है, इसमें मान नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर से आगे। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? 23 नंबर का क्वेश्चन, पानी की पाइप सर्दियों में फट सकती है क्योंकि क्यों? पानी जमकर क्या हो जाता है, फैल जाता है, इस कारण। अब
24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि आकाश में इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है या उपरोक्त सही सभी? तो यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि रेनबो मतलब बहुत इसके मतलब हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब एग्जामों में ये क्वेश्चन बना है रेनबो रेनबो करके। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी अधिक प्राप्त कर लेते हैं। तो कंसेप्चुअल थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे बनता है। तो क्या होता है ना कि वर्षा के बाद जो मान लिया 7 रंग में जो अर्धवृत्ताकार होता है, फुल नहीं होता है। देखिए सन यहाँ पे रहेगा तो ये उसके विपरीत दिशा में, सन इस दिशा में है तो विपरीत दिशा में ये इधर बनेगा, सन इधर तो आपका रेनबो इधर बनेगा और ये 7 रंगों में होता है। कितने? 7 रंगों में होता है, विभक्त रहता है। कारण क्या होता है इसका इंद्रधनुष बनने का? तो अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन और विवर्तन, जिसको विसरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका जो सन का जो लाइट होता है ना, सन का लाइट जो होता है उसका कौन सा? व्हाइट लाइट मतलब श्वेत रंग। श्वेत रंग क्या होता है कि जब वर्षा का जो बूंद होता है ना उसमें ये प्रवेश करता है, तो यही प्रवेश करने का जो जब करता है ना वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। और जब बूंद के भीतर मान लीजिए इसमें भीतर प्रकाश, जब प्रकाश आपस में विभाजित हो, मान लीजिए देखिए क्या है कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा क्या आपका ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, सूर्य से प्रकाश निकला, ये मान लिया कि वर्षा बूंद है, इसमें ये प्रवेश किया, तो इसको क्या बोलेंगे? आपका अपवर्तन। अपवर्तन समझे? ये क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तन। ये अपवर्तन हो गया हमारा। अब यहाँ जो रंगों में विभाजित होगा ना, मतलब ये आपका 7 रंगों में जो क्रिया होता है, 7 रंगों में ये क्या होता है? मान लिया जाए ये आपका विविजियोर में होता है, जो विभाजित होता है। तो इसमें ये क्या हो गया कि विभाजन हुआ, तो इस क्रिया को जब विभाजन क्रिया को क्या करते हैं? विवर्तन। विवर्तन देखिए पहले अपवर्तन हो गया, फिर विवर्तन हो गया। अब फिर क्या होगा? इसकी जो पिछली सतह जो होगा बूंद का, उसमें क्या होगा? टोटल जो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होगा, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्रिया का होगा, पिछली सतह में होगा। और जब ये फिर से निकलेगा, ये बूंद से प्रकाश फिर से निकलेगा, तो निकल के क्या होगा? ये अपवर्तन का क्रिया करेगा, फिर से ये 7 रंग में दिखाई देगा। तो इसी कारण क्या होता है यहाँ पे 7 रंग दिखाई देता है। आपको आई होप आप बहुत अच्छे से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इंद्रधनुष के बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है कि लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सा ऊर्जा आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलती है? तो कौन? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा? विद्युत ऊर्जा में। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? तो बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। आपकी और क्या मांगे हैं वो आप ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। और ये आपका जो पीछे का क्लास मैंने एमसीक्यू आपको करवा रखा हूँ, एनिसेंट हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, टॉप 25 बायोलॉजी का क्लास करवा चुका हूँ, आपका ज्योग्राफी का क्लास मैं करवा चुका हूँ। ये मैंने आपका करवा चुका हूँ, इतना आपका क्लास मैं ले आया हूँ। और भी बाकी आपके लिए दरोगा और आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी आपका 70 जो सेकंड का जो अब स्टार्ट हो रहा है उसका भी मैं क्लास इससे आप एमसीक्यू से कर सकते हैं। और बिहार एसएससी का भी आ चुका है, आप लोगों का एईडीओ का जो है आ गया है, जेपीएससी का आ गया है, आपका बहुत सारे यूपीपीसीएस का, ये सब में काम देगा क्योंकि साइंस का पोर्शन ऐसा है, सब में काम देगा, हिस्ट्री का पोर्शन सब में काम देगा, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन सब में आपको काम देगा। तो इसलिए आप देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। और हमारे सुबह में जो द हिंदू का क्लास आता है वो भी आप देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है बैप्स अकेडमी 24, उससे आप जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है। बाय बाय। थैंक यू।